सफलता की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है, सफलता की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है, भीड़ तो जीत का उत्सव मनाने के लिए होता है। जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर पे मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। प्यारे साथियों, आप सभी को पता है कि हम लोग क्लास 12th के हिंदी को पढ़ रहे हैं, जिसके 7वें नंबर चैप्टर पे हम लोग पहुंच चुके हैं। इस 7वें नंबर चैप्टर का नाम है ओ सदा नीरा, और ओ सदा नीरा के ऑब्जेक्टिव हम लोग देखने वाले हैं। उससे पहले हम लोग सब्जेक्टिव देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग ये जो है पूर्ण सब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लेंगे। जितने सारे सब्जेक्टिव आपके बुक में पूछे गए हैं, 17 शायद सब्जेक्टिव है, उन सारी सब्जेक्टिव को हम लोग यहाँ देखने वाले। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। इससे पहले लेखक परिचय हो गया होगा, उम्मीद करते हैं कि आप उसे अच्छे तरह से कंप्लीट कर लिए होंगे। आइए इसके पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कहता है पहला नंबर क्वेश्चन, जरा देखिए क्वेश्चन को। कहता है चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के बढ़ने के क्या कारण है। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के बढ़ने के क्या कारण है, इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया है। हम सभी ने पाठ में पढ़ा है कि चंपारण क्षेत्र एक जो है घना जंगल हुआ करता था ना, और उसे धीरे धीरे काट दिया गया, और जिस कारण से वहां बाढ़ जो है प्रचंड रूप में आने लगी है। तो आइए इसके आंसर को कैसे लिखेंगे थोड़ा सा समझते हैं। लिखेंगे चंपारण क्षेत्र में पहले बहुत घना जंगल हुआ करता था। चंपारण क्षेत्र में पहले बहुत घना जंगल हुआ करता था, जो पानी को रोकता था। जो पानी को क्या करता था, रोकता था। घना जंगल था तो पानी उससे रोकता था। धीरे धीरे जंगल की कटाई के बाद वे महावन क्षेत्र समतल क्षेत्रों में परिवर्तित हो गया। जो महाजंगल था, महावन था, वो धीरे धीरे समतल क्षेत्रों में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। प्लेन जगह हो गई, समतल क्षेत्र हो गया। बाढ़ के पानी के बहाव में कोई रुकावट नहीं होता था। जब महाजंगल को काट दिया गया, क्यों काटा गया ये आप पाठ में पढ़ चुके हैं, उस पर अब चर्चा करने का वक्त नहीं है। महाजंगल जो काट दिया गया, और उसी के कारण जो अब बाढ़ की जो पानी थी, उस कहीं रुकावट उसका नहीं था, वो कहीं रुकता ही नहीं था किसी भी कारणवश। और जिस कारण से क्या हुआ, यही कारण है कि वहां बाढ़ प्रचंड रूप में आने लगी है। यही कारण है कि जो चंपारण क्षेत्र है वहां बाढ़ क्या होने लगी है, एक प्रचंड रूप धारण कर ली है, प्रचंड रूप में, प्रलय रूप में आने लगी है। ठीक है, आसान प्रश्न का आंसर है, आप लिख देंगे। आइए दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं, क्या कहता है दूसरा नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 2 है कि इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया का क्या आशय है। क्या मतलब है, इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया का क्या मतलब है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करें। हम क्या लिखेंगे, पाठ में पढ़ लिया है। लेखक के अनुसार नेपाल और मिथिला की विजय यात्रा पर आए कर्नाट वंश का प्रथम राजा नान्यदेव। कर्नाट वंश का प्रथम राजा कौन था, नान्यदेव। कहां से आ रहे थे, नेपाल और मिथिला की विजय यात्रा पर वो आए थे। कर्नाट वंश का जो प्रथम राजा था, और चालुक्य नृपति सोमेश्वर पुत्र विक्रमादित्य के सेनापति चंपारण में ही बस गए। वहां से आ रहे थे विजय यात्रा से। वो कर्नाट वंश के प्रथम राजा नान्यदेव, चालुक्य नृपति सोमेश्वर पुत्र विक्रमादित्य के सेनापति, ये सब लोग आकर कहाँ बस गए, चंपारण में ही बस गए। रास्ता में चंपारण पड़ा, वहीं पर आकर बस गए। नान्यदेव ने ही यहाँ कर्नाट वंश का नींव डाला। याद रखिए, कर्नाट वंश का प्रथम राजा कौन था, नान्यदेव। ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है कि कर्नाट वंश का प्रथम राजा कौन था, नान्यदेव। और नान्यदेव ने ही यहाँ जो चंपारण का क्षेत्र है वहां पर कर्नाट वंश का क्या डाला था, नींव डाला था। वहां अंग्रेज ठेकेदार, देखिए कर्नाट वंश का प्रथम राजा नींव डाला था। अंग्रेज ठेकेदार पश्चिमी भारत के जमींदार और पूर्वी बंगाल और दक्षिणी बिहार के जो विभिन्न वर्ग के लोग थे, अलग अलग जाति के जो लोग थे, वो सब क्या किए, वहां आकर बस गए। विभिन्न वर्ग के लोग जो थे वहां आकर क्या गए, बस गए। उसके बाद क्या हुआ, कर्नाट वंश का राजा हरि सिंह देव, कर्नाट वंश का अगला जो राजा है हरि सिंह देव को मुसलमान आक्रमणकारी ग्यासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा था। कर्नाट वंश का नींव किसने डाला, तो आपको याद रखना है, कर्नाट वंश का जो नींव था वो नान्यदेव ने डाला, जो प्रथम राजा थे। उसके बाद यही कर्नाट वंश का जो राजा हुआ है हरि सिंह देव, इनको एक मुसलमान आक्रमणकारी ग्यासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा।
वहीं चंपारण में ही एक मुसलमान आक्रमणकारी गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा था। किसके? कर्नाट वंश के कौन से राजा को? हरि सिंह देव को। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है प्यारे साथियों कि कर्नाट वंश के किस राजा को गयासुद्दीन तुगलक से मुकाबला करना पड़ा था? तो आपको याद रखना है हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक से मुकाबला करना पड़ा था। उसी समय वहां की जंगल की भी क्षति हुई थी। जब दोनों में भीषण युद्ध हुआ तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा ही और कर्नाट वंश का जो राजा हरि सिंह देव था, उन दोनों में जब मुकाबला हुआ तो उसी समय में जो वहां के महावन था उसका क्या हुआ? क्षति हुआ। उसी समय में पेड़ को काट दिया गया, डालियों को तलवारों से उड़ा दिया गया और उसी समय से वहां के जो वन है धीरे धीरे कटते चले गए। यही संपूर्ण क्रिया जो है क्या कहलाती है? इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया कहलाती है। यह जो युद्ध है, यह जो दोनों में युद्ध हुआ, भीषण युद्ध हुआ और जंगलों की कटाई शुरू हो गई, यही संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है? इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया कहलाती है। याद रहेगा। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये सब पार्ट में पढ़ा दिया गया है, थोड़े से आपको अब हम आपको बताते ही हैं कि ये सब जो क्वेश्चन आंसर कराए जाते हैं, बस इसका यही मतलब है कि पूरे पाठ में ये बातें तो लिखी गई है, पढ़ाई गई है, बस इस चीज को यह दिखा देना है कि इसका परफेक्ट आंसर कहां से कहां तक और क्या लिख देंगे तो परफेक्ट आंसर होगा। जब आंसर आप देखते हैं तो आपको लगता है कि हाँ पाठ के अनुसार यह आंसर इसके लिए सटीक है। ठीक है, बस यही दिखाने के लिए आपको क्वेश्चन आंसर कराए जाते हैं। आइए प्रश्न संख्या 3 को समझे, क्या कहता है? धांगर शब्द का अर्थ क्या होता है? हम सभी जानते हैं कि धांगर शब्द का अर्थ ओराव भाषा में भाड़े का मजदूर होता है। देखिए हमने लिखा ओराव भाषा में धांगर शब्द का अर्थ भाड़े का मजदूर होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है कि ओराव शब्द में धांगर का अर्थ क्या होता है? भाड़े का मजदूर। जब भाड़े के मजदूर को हम कोई कार्य करने के लिए कहीं ले जाते हैं तो ओराव शब्दों में हम उसको क्या कह सकते हैं? धांगर कह सकते हैं। ओराव भाषा में हम उसको क्या कह सकते हैं? धांगर कह सकते हैं। तो ओराव भाषा में धांगर शब्द का अर्थ भाड़े का मजदूर होता है। ये लोग कहां से लाए गए? अगर भाड़े पर लाए गए हैं तो कहां से लाए गए? चंपारण क्षेत्र में लाए गए, ये पता है, लेकिन कहां से लाए गए तो ये याद रखिएगा। ये लोग दक्षिणी बिहार के छोटा नागपुर पठार, जो दक्षिणी बिहार के छोटा नागपुर का पठार है, के आदिवासियों के वंशज है। बताया गया कि दक्षिणी बिहार के जो छोटा नागपुर का पठार है वहां के आदिवासियों के क्या है? वंशज है। इन लोगों को नील की खेती के सिलसिले में 18वीं शताब्दी के अंत में यहां लाया गया था। कहां? चंपारण में। आपको याद रखना है अंग्रेजों ने, जमींदारों ने मतलब कि धांगरों को, मतलब कि आप कह सकते हैं भाड़े के मजदूरों को लाया था। किसके लिए? नील की खेती करवाने के सिलसिले में, कि यहाँ मजदूर को लाएंगे, नील की खेती करवाएंगे, बड़ा मजा आएगा, उसके बाद हम लोग बहुत महंगे दाम पर नील को बेचेंगे। 18वीं शताब्दी के अंत में लाया गया था। तो आपसे याद रखेगा कि 18वीं शताब्दी के अंत में जो भाड़े का मजदूर है, जिसको हम कह सकते हैं धांगर है, उन लोगों को लाया गया था। कहाँ से लाया गया था ये आपको याद रखना है। दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर के पठार के आदिवासियों के वंशज है, वहीं से इनको लाया गया था। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? थारुओं की कला का परिचय पाठ के आधार पर दें। थारुओं की कला का परिचय पाठ के आधार पर आपको देना है। देखिए क्या है थारुओं की कला का परिचय, थोड़ा सा हम लोग इसे देख लेते हैं। थारुओं की कला उनका महत्वपूर्ण अंग है। जो थारू लोग थे उनकी कला ही उनका क्या है? महत्वपूर्ण अंग है। उनकी कला सराहने योग्य है। उनकी कला क्या है? सराहने, प्रशंसनीय है, प्रशंसा करने योग्य है। वे अपने घरों में धान रखने के लिए कई तरह के रंगों वाली सिंक के टोकरी बनाते थे। अपने घरों में धान रखने के लिए कई रंगों की वाली सिंक की क्या करते थे? वो टोकरी बनाते थे। तो आपसे याद रखना है वो टोकरी किस चीज की बनाते थे? सिंक की बनाते थे। ठीक है, कलरफुल टोकरी बनाते थे। झोपड़ी में जो प्रकाश के लिए दीपक होते थे उनमें भी उनकी कला नजर आती थी। झोपड़ी में जो प्रकाश के लिए दीपक होते थे उनमें भी उनकी कला क्या होती थी? नजर आती थी। शिकारी और किसान के काम आने वाले जो पदार्थ मूंज के बनाए जाते थे,
शिकारी और किसान के जो काम आने वाले पदार्थ है, जो वस्तुएं हैं, उसको भी ये थारू लोग बनाते थे, लेकिन किससे बनाते थे? मूंज से बनाते थे। ठीक है, उनमें भी उनकी बहुत सुंदर कला नजर आती थी। ये सब किसके है? थारुओं की कला है, उनके कार्य है ये। ठीक है, और इन सब कलाओं के अतिरिक्त, ये तो उनके कला थे ही, कार्य करना उनकी प्रशंसनीय कला तो थी ही, लेकिन इसके अतिरिक्त थारुओं में सबसे मनोहर, सबसे अलग, सबसे बेहतरीन जो कला था वो क्या था? वो नववधु का अनोखा कर्तव्य था। नववधु, नए जब शादी होकर आती थी कोई लड़की, तो वहां जो उनका कर्तव्य है, जो कार्य है, वो एकदम अनोखा है। बस में रहे एकदम, मतलब कि आप कहिए तो बहुत सुंदर है वो। सभी लोग उसे देखने के लिए रोड पे आ जाते हैं, सड़क पे आ जाते हैं कि हम इस अनोखा कर्तव्य जो करती हुई नववधु दिखेंगी, उसे हम देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? ये कौन सी ऐसी कार्य है, कला है, जिसे देखने के लिए सभी लोग बड़ा उत्सुक रहते थे? उसे देखने के लिए बड़ा उत्सुक रहते थे लोग। उन लोगों में ऐसा रिवाज था, जो थारू थे, उन लोगों में ऐसा रिवाज था नववधु को लेकर कि हर पत्नी दोपहर का खाना लेकर अपने पति के पास खेत में जाती थी। नववधु का काम क्या था, या कोई भी पत्नी है उनका काम क्या था कि हर पत्नी जो अपने पति के खाना लेकर कहाँ जाती थी? खेत में जाती थी, क्योंकि पति जो थे वो खेत में काम कर रहे होते थे। खेत में जाती थी दोपहर का खाना लेकर। वधु जब, जो नववधु थी, उनका देखिए सभी लोग उन्हीं को देखने के लिए उत्सुक रहते थे। वधु जब ये काम पहली बार करती थी तो माथे के ऊपर पीढ़ा पर रखे सिंक से बनी टोकरी में खाना लेकर उसे दोनों हाथों से संभालते हुए धीरे धीरे कदमों के साथ खेत में जाती है, और यह दृश्य बहुत ही सुहावना होता है, बड़ा ही सुंदर होता है, बड़ा ही मनमोहक होता है, बड़ा ही अनोखा होता है यह दृश्य, जब नववधु अपने पति के लिए खेत में दोपहर का खाना अपने माथे पर रखी, किसके मतलब कि एक पीढ़ी पर सिंक की बनी जो वस्तुएं हैं उसमें रख कर लेकर जाती है। सभी लोग इसे देखने के लिए बड़ा उत्सुक रहते थे कि आखिर ये अनोखा दृश्य हम कब देख पाएंगे। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? अंग्रेज नीले किसानों पर क्या अत्याचार करते थे, ये आपको बताना है। अंग्रेज नीले किसानों पर क्या अत्याचार करते हैं कि कौन नहीं जानता। अंग्रेज ठेकेदारों ने 19वीं सदी में नील की खेती का विस्तार किया। 18वीं सदी के लास्ट में लाया गया किसको? थारुओं को, धांगरों को, समझे, वहां खेती करवाने के लिए भाड़े के मजदूरों को लाया गया, और 19वीं सदी में इसने नील की खेती का विस्तार कर लिया। बड़े पैमाने पर नील की खेती करवाने लगे थे, समझे। और उस समय नील की बहुत मांग थी। उस समय में नील की खेती क्यों करवाई जाती थी उन लोगों से? क्योंकि नील की बहुत मांग थी। क्यों नील की मांग थी? क्योंकि नील से ही रंग बनाए जाते थे, जितने भी रंग थे वो नील से ही बनाए जाते थे। नील की खेती के लिए किसानों पर अंग्रेजों ने जबरदस्ती 20 कट्ठा जमीन में से 3 कट्ठा जमीन पर नील की खेती करवाते थे। इसी को 3 कट्ठा प्रणाली भी कहा गया है, समझे। 20 कट्ठा जमीन में से 3 कट्ठा जमीन पर नील की खेती करवाते थे जबरदस्ती। कौन? अंग्रेज। किससे? किसानों से, समझे। और किसानों के घर में अगर कोई शादी विवाह या कोई खुशी का माहौल होता था तो साहब के यहाँ नजराना भेजवाना पड़ता था। अगर आपके घर में शादी विवाह या खुशी का कोई भी माहौल है, जो आप फंक्शन वगैरह कर रहे हैं, तो पहले उस फंक्शन के मतलब कि खुशी के कारण आपको साहब के यहाँ क्या करना होता था? नजराना भिजवाना पड़ता था। ठीक है, कुछ पैसा, कुछ रकम भिजवाना पड़ता था। साहब बीमार अगर पड़ते थे तो उनके इलाज के लिए भी पैसा किसानों से वसूले जाते थे, चंदा के रूप में इकट्ठा किया जाता था। अगर साहब बीमार पड़ गए तो उनके लिए चंदा के रूप में पैसे इकट्ठा किए जाते थे। साहब को अगर हाथी पर चढ़ना है तो हाथी खरीदने के लिए सभी लोग क्या करेंगे? पैसा इकट्ठा करवाएंगे। ये था किसानों पे अत्याचार अंग्रेजों का, समझे। ये सब अत्याचार किसानों पर अंग्रेजों ने किया है। ये सब अत्याचार किसानों पर अंग्रेजों ने क्या किया है? अत्याचार किया है, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने दिलचस्पी क्यों नहीं ली थी? गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने क्यों दिलचस्पी नहीं ली? हम सबको पता है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ 2 क्षेत्रों में से एक क्षेत्र में क्या हो जाए? बगावत की स्थिति पैदा हो जाए, उसके विरोध में लोग
उतरने लगे उसके विरोध में, तो वो चाहता है कि जहां हमारा खौफ है वहां ये लोग ना पहुंचे। क्यों? क्योंकि अगर वहां ये पहुंच जाएंगे तो वहां का भी खौफ हमारा समाप्त हो जाएगा। यही कारण था, अगर गंगा पर पुल बन जाता तो अंग्रेजों का खौफ जो है समाप्त हो जाता। कैसे, थोड़ा सा देख लीजिए। अंग्रेजों के खिलाफ दक्षिण बिहार में क्रांतिकारी विचार फैल गए थे। जो अंग्रेज थे उसके खिलाफ दक्षिण बिहार में क्या हुए थे, क्रांतिकारी विचार फैल गए थे। अंग्रेजों को कोई देखना तक नहीं चाहता था, उससे युद्ध करने की स्थिति आ गई थी, उसका विरोध करना शुरू कर दिया गया था लोगों के द्वारा। और यही अंग्रेज चाहते थे कि यह जो बगावत की स्थिति है ये और भी किसी जगह पर न बने, इसीलिए उन्होंने क्या किया, गंगा पर पुल नहीं बनवाया। कारण एक ही था कि अगर गंगा पर पुल बन जाता तो ये दक्षिण बिहार के जो क्रांतिकारी विचार के लोग थे वो सब पूरे जगह पे जाकर क्या करता, इस बात को फैला देता। समझे कि हमने अंग्रेजों को वहां से मार भेगाया, हमने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया, और ये डर धीरे धीरे लोगों से समाप्त हो जाता। और फिर क्या होते हैं अंग्रेज, वहां अंग्रेजों को वहां से जाना पड़ता। यही कारण था कि उन्होंने गंगा पर पुल नहीं बनाया। कैसे लिखेंगे, लिखेंगे अंग्रेजों के खिलाफ दक्षिण बिहार में क्रांतिकारी विचार फैल गए थे, अंग्रेजों के साथ वहां बगावत की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, विरोध करना लोग शुरू कर दिए थे। अगर वे क्रांतिकारी विचार एवं बगावत अन्य जगहों पर फैल जाता तो अंग्रेजों को बहुत भारी नुकसान हो सकता था। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि क्रांतिकारी विचार अन्य जगहों पर फैले, इसीलिए अंग्रेजों ने गंगा पर पुल बनाने में दिलचस्पी नहीं ली। यही कारण था कि अंग्रेज क्या किए, गंगा पर पुल बनाने में दिलचस्पी नहीं लिए कि क्यों गंगा पर पुल बनाया जाए, अपने पैर में कुल्हाड़ी मारा जाए। ठीक है, रहने दीजिए ऐसे ही। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, कहता है चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया था। हम सभी को पता है चंपारण में जब गांधी जी को कहा गया कि कुछ आर्थिक मतलब की स्थिति गड़बड़ है यहाँ के लोगों का, तो मदद कर दीजिए आर्थिक स्थिति से, माने पैसे दे दिया जाए, तो गांधी जी ने एकदम से मना किया और कहे कि नहीं, इन लोगों को पैसों की आवश्यकता नहीं है, इन लोगों को शिक्षा की आवश्यकता है, इन लोगों के हृदय से जो डर बने हुए हैं वो डर को निकालने की आवश्यकता है, और वो डर निकलेगा तभी जब इनको मिलेगा शिक्षा। तो उन्होंने शिक्षा के लिए व्यवस्था किया, ना कि पैसा देने के लिए व्यवस्था किया। उन्होंने कहा था कि अगर अभी पैसा देंगे कुछ दिनों में वो पैसा खत्म हो जाएगा, फिर ये लोग क्या करेंगे, लेकिन अगर अभी शिक्षा दिया जाए तो हो सकता है कि यह पीढ़ी मतलब कि भय से ग्रस्त रहे, हो सकता है कि यह भय से बाहर ना आ पाए, लेकिन जो शिक्षित होगा, जो बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, वो अंग्रेजों से जरूर लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, अपनी आज़ादी को वो स्वीकार करेंगे और वो चाहेंगे कि हम आज़ाद रहे। और यही कारण है कि उन्होंने पैसा न देकर क्या देने की बात कही, शिक्षा देने की बात की। तो हमसे प्रश्न पूछा गया है कि चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया था। हम लिखेंगे क्या, गांधी जी के विचार से आर्थिक समस्याओं को दूर करने का एकमात्र उपाय शिक्षा है। गांधी जी ने कहा था कि अगर कोई क्या है, गरीब है, अगर कोई क्या है, गरीब है, पैसों की तंगी है, भूखे मर रहा है, उसको कुछ दिन और भूखे मरने दीजिए, लेकिन उसको क्या दे दीजिए, शिक्षा दे दीजिए, क्योंकि वह शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है कि उस समस्या, आर्थिक समस्या को खत्म कर सकता है। ठीक है, आगे आइए। तब कहा गया है कि आधी रोटी खाओ पर स्कूल जाओ। कारण क्या है, क्योंकि शिक्षा ही आपको पूरी रोटी दे पाएगा। बस में रहे हैं। गांधी जी ने चंपारण में शिक्षा के लिए वहां के 3 गांवों बरहरवा, मधुबनी और भितियरवा में आश्रम विद्यालय की स्थापना की है। गांधी जी ने मतलब कि चंपारण के 3 गांवों बरहरवा, मधुबनी और भितियरवा में आश्रम विद्यालय की स्थापना की। उन विद्यालयों की जिम्मेदारी गुजरात, महाराष्ट्र से आए कार्यकर्ताओं को दिया गया। अलग अलग जगहों से आए कार्यकर्ताओं को उन स्कूल को चलाने की जिम्मेदारी दी गई, जहां गुजरात और महाराष्ट्र से शिक्षक गनाए और वो जिम्मेवारी संभाले कि हमको यहाँ रह के पढ़ाना है। विदेशों में शिक्षा प्राप्त किए शिक्षक वहां रखे गए। विदेशों में शिक्षा प्राप्त किए जो शिक्षक विदेश से शिक्षा प्राप्त करके आए थे, बड़े स्तर पे शिक्षा प्राप्त करके आए थे, वो लोग भी यहाँ आकर पढ़ाने के कार्य किए, और ताकि विद्यालय का संचालन अच्छे से हो सके। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था कि विद्यालय का जो संचालन है सुचारू रूप से चल सके, अच्छी शिक्षा मिल सके, इन लोगों के अंदर जो भय बढ़ा हुआ है वो भय को समाप्त किया जाए शिक्षा के द्वारा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, क्या कहता है 8। गांधी जी के शिक्षा संबंधित आदर्श क्या थे।
गांधी जी ने शिक्षा संबंधी आदर्श क्या दिए थे, आइए देखते हैं। गांधी जी के शिक्षा का मुख्य मकसद था कि बच्चों में संस्कार एवं उत्तम चरित्र हो। गांधी जी ने शिक्षा के बारे में बताया कि मेरा मुख्य मकसद शिक्षा को लेकर यही है कि बच्चों में संस्कार आए और उत्तम क्या हो, चरित्र हो, उसका चरित्र अच्छा निर्मित हो और क्या करे, संस्कार उसके पास हो। अक्षर ज्ञान तो इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एकमात्र साधन है। ये जो हम पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, हम लोग जो सीखते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं, वो सब अक्षर ज्ञान कहते हैं कि ये सब तो केवल इस उद्देश्य को पूरा करने का एक साधन है कि वो बच्चों में संस्कार आए और उत्तम चरित्र हो। इसका मात्र एक साधन अक्षर ज्ञान है, समझे। वर्तमान शिक्षा पद्धति जो छोटे बच्चों के चरित्र और बुद्धि का विकास करने के बजाय उन्हें बौना बना देती है। जो अभी का, वो बताते हैं कि जो अभी का शिक्षा व्यवस्था है वो उसका विकास नहीं करता, छोटे बच्चों का विकास नहीं करता, बल्कि उसके चरित्र और बुद्धि का विकास करने के बजाय उसे क्या बना देती है, बौना बना देती है। गांधी जी ने कहा है कि जो बच्चे जीविका के लिए नए साधन सीखना चाहते हैं, जो बच्चे उतने पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, जो जीविका के लिए, जीवन जीने के लिए पढ़ाई छोड़कर लोहे फैक्ट्री में जाकर काम करने लगते हैं, ईंटे फैक्ट्री में जाकर काम करने लगते हैं, उन बच्चों को जो जीविका के लिए कुछ सीखना चाहते हैं, उनको भी स्कूल में वो शिक्षा दी जाए। और वो अच्छा शिक्षा उन्हीं को मानते हैं। वो कहते हैं कि स्कूल में चीज़ें पढ़े और बच्चे जाकर घर पे खेतों में उस चीज़ का उपयोग करें, तब उस शिक्षा को वो शिक्षा मानते हैं। उन्होंने आगे क्या किया, उनके लिए औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। जो जीविका के लिए कुछ सीखना चाहते हैं उसके लिए औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। गांधी जी का यह भी का विचार था कि जो ज्ञान वे स्कूल में प्राप्त करेंगे उनका उपयोग खेती और ग्रामीण जीवन में करेंगे। वो ये भी कहते हैं कि जो बच्चे स्कूल में ज्ञान प्राप्त करेंगे उनका उपयोग वो कहाँ, खेती में और ग्रामीण जीवन में वो करेंगे, तभी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य पूरा होगा। आगे आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, कहता है पुंडलिक जी कौन थे। अब ये प्रश्न का आंसर कौन ना जाने। अगर चैप्टर आपने पढ़ा है तो ये सबसे बेहतर प्रश्न आपके लिए होगा कि पुंडलिक जी कौन थे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है पुंडलिक जी के बारे में। हमने सब पढ़ा है कि पुंडलिक जी कौन थे, एक शिक्षक थे। पुंडलिक जी एक शिक्षक थे। ये गांधी जी के आदर्शों को सच्चे दिल से मानने वाले बड़े ही निर्भीक पुरुष थे, न डरने वाले थे, ये किसी से नहीं डरते। ये गांधी जी के दो आदर्शों को बड़ा अच्छा से मानते हैं। वो कहते हैं क्या, एक तो वो कहते हैं कि गांधी जी के दो आदर्शों में एक मानते हैं ईमानदारी और दूसरा मानते हैं निर्भीकता, मतलब कि न किसी से डरेंगे और न बेईमानी से कोई काम करेंगे। ये दो बातों को गांधी जी के बारे में ये बताते हैं कि उनसे वो सीखे थे। क्या कहते हैं, पुंडलिक जी का एक शिक्षक थे। ये गांधी जी के आदर्शों को सच्चे दिल से मानने वाले एक बड़े ही निर्भीक, निर्भीक का मतलब किसी से नहीं डरते थे। और एक बात याद रखिएगा, जिसके पास शिक्षा है वो किसी से नहीं डरता। जिसके पास शिक्षा की कमी है और जो ईमानदारी से काम नहीं किया वही डरता है किसी से, ठीक है, बाकी कोई नहीं डरता। तो ये है, और उन्होंने ये दोनों को प्राप्त किया था, इसीलिए वो किसी से डरते नहीं थे। जिन्हें गांधी जी ने, और पुंडलिक जी को गांधी जी ने 1917 में जब चंपारण में गांधी जी आए थे उसी समय में बेलगांव से भितिहरवा बुलाया था। गांधी जी ने इनको 1917 में बेलगांव से कहां बुलाया था, भितिहरवा बुलाया था। क्यों? पुंडलिक जी को गांधी जी ने इसीलिए बुलाया था कि आश्रम में रहकर, जो स्कूल खुलवाए थे उसमें रहकर बच्चों को शिक्षा दे, और शिक्षा देने के साथ साथ जो अंग्रेजों का भय लोगों को सता रहा है, बच्चों को डरा रहा है, उस भय को बाहर निकाले। क्या? उस आश्रम में रहकर बच्चों को शिक्षा दे और साथ ही साथ ग्रामवासियों के दिल से अंग्रेजों के प्रति जो भय है उसे क्या कर दे, दूर कर दे। अंग्रेजों का भय जो ग्रामवासियों को सता रहा है वो भय भी क्या करे, दूर कर दे। ये पुंडलिक जी, इसीलिए इनको यहाँ बुलाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, गांधी जी के चंपारण आंदोलन की किन दो सीखों का उल्लेख लेखक ने किया है। गांधी जी के चंपारण आंदोलन के किन दो सीखों का उल्लेख लेखक ने किया है। इन दो सीखों को आप आज कितनी उपयोगी मानते हैं? तो क्या लिखेंगे, गांधी जी के चंपारण आदर्श के दो प्रमुख सीख निर्भीकता और ईमानदारी थी।
याद रखिएगा, गांधी जी के चंपारण जो आंदोलन था उसके दो सीख जो है, प्रमुख सीख, वो लेखक बताते हैं निर्भीकता और ईमानदारी है। गांधी जी ने निर्भीक होने की शिक्षा पुंडलिक जी को दी थी। देखिए, गांधी जी ने निर्भीक होने का, कि किसी से मत डरो, जब तक तुम सही हो डरने की आवश्यकता नहीं हो। गांधी जी ने निर्भीक होने की शिक्षा पुंडलिक जी को दी थी और वही शिक्षा आज काम आ रही है। पुंडलिक जी ने वही शिक्षा पूरे गांव वालों को दी जो गांधी जी से उन्होंने सीखा था, निर्भीकता। ठीक है, गांधी जी में सबसे बड़ी विशेषता ईमानदारी की यह थी कि वे सत्यता को तौलते थे। अगर कोई आदमी कुछ कह देता है गांधी जी को, तो डायरेक्ट आग बबूला नहीं होते थे, वो पता लगाते थे कि यह बात जो हमें बताई गई है उसको हमने न अपने आंखों से देखा है न कानों से सुना है, तो पहले हम सत्य का पता लगाए कि यह जो हमें बात बता रहा है वो सत्य है या नहीं है। तो सत्यता को वो क्या करते थे, तौलते थे। आज भी यह शिक्षा हमारे लिए बहुत उपयोगी है। आज हमारे लिए बहुत जरूरी है कि कोई भी आदमी अगर आपको कुछ कहता है, भड़काने की कोशिश करता है, तो गांधी जी की इस आदर्श शिक्षा को आप जरूर मानिए, ईमानदारी को आप जरूर उपयोग कीजिए और साथ में सत्यता की जांच जरूर करें कि जो कहा गया आपको है वो सही भी है या गलत है। ठीक है, कभी कभी आदमी आपको बर्बाद करने के लिए भी ऐसी बातें कर देता है जो आपको नहीं करना चाहिए था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, कहता है यह पाठ आपके समक्ष कैसे प्रश्न खड़ा करता है। यह पाठ जो है वो सदा नहीं रहा, यह पाठ आपके समक्ष, आपके सामने कैसे प्रश्न को खड़ा करता है। तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे हमारे जीवन का प्रत्येक क्षण, हर एक पल एक प्रश्न, एक समस्या को लेकर उपस्थित होता है। हमारे जीवन का हर एक पल, हर एक समय, हर एक क्षण एक समस्या को लेकर उपस्थित होता है। हर समय आप देखिएगा तो आपके पास कोई ना कोई समस्या होगा, समझ रहे हैं। अगर किसी भी पल आपके पास कोई समस्या नहीं है तो इंतजार कीजिए, अगले ही पल आपके पास समस्या आने वाले हैं। ठीक है, हर एक पल, हर एक क्षण जो है एक प्रश्न या एक समस्या लेकर उपस्थित होता है। अगर आपके पास कोई समस्या ना है ना, तब भी आप सोचेंगे कि मेरे पास कोई समस्या क्यों नहीं है, और ये भी आपके मन का एक प्रश्न है। और वो कहता है कि हर एक क्षण जो है, हर एक पल जो है एक प्रश्न लेकर आपके पास आएगा, नहीं तो एक समस्या लेकर उपस्थित हो जाएगा। ठीक है, कहता है जिससे अपने जीवन के घटनाक्रमों से अनेक बातों को सीखने तथा समझने का अवसर मिलता है। और वो समस्या, वो एक प्रश्न जो हमारे सामने उपस्थित होता है, इससे हमारे जीवन के घटना चक्रों से अनेक बातों को सीखने का और समझने का अवसर मिलता है। ऐसे अनेक प्रश्न हमारे इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं, जिससे निपटने के लिए हम लगातार प्रयास करते रहते हैं। बहुत सारे प्रश्न जो हमारे इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं और उसे निपटने के लिए हम लगातार परिश्रम करते रहते हैं, लगातार प्रयास करते रहते हैं कि इससे जल्दी निपटा जाए। अब ये प्रस्तुत पाठ है, यही कुछ हम लोग को सिखाता है, कुछ प्रश्न हमारे सामने लेकर आता है। कौन सा प्रश्न, लिखिए, प्रस्तुत पाठ ओ सदा निरा में भी हमारे समक्ष कुछ इसी प्रकार के प्रश्न उपस्थित हुए हैं, जैसे चंपारण की भूमि पर वनों का निरंतर विनाश किया जा रहा है। चंपारण की भूमि पर वनों का क्या किया जा रहा है, निरंतर विनाश किया जा रहा है, लगातार क्षति हो रही है, जो हमारे पर्यावरण को तो प्रभावित किया ही है, साथ ही साथ हमारी नदियों में वर्षा काल में बाढ़ एवं तबाही का दृश्य प्रस्तुत किया है। जैसे ही वहां के वन समाप्त हुए, वर्षा काल में, वर्षा के समय में वहां एक तबाही का मंजर सामने आया। ठीक है, प्रचंड रूप में बाढ़ें आई, और इस तरह के कई सारे प्रश्नों को यह पाठ हमारे सामने लेकर खड़ा कर दिया है। कई प्रश्न यह पाठ हमारे सामने लेकर आया और खड़ा कर दिया, और उस प्रश्न के बारे में हम लोग चिंतन कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर जो क्वेश्चन है वो दो भागों में बटा हुआ है। कहता है अर्थ स्पष्ट करें। अर्थ स्पष्ट में हम आपको बता ही दिए हैं कि जब इस तरह के प्रश्न आते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि यह जो पंक्ति है किसके द्वारा लिखा गया है और यह कहाँ से लिया गया है। ठीक है, इतना लिखना पड़ेगा, फिर इसका आप आंसर लिखेंगे। क्या है पहले देख लीजिए, 12 का जो क नंबर प्रश्न अर्थ स्पष्ट करना है, क्या है, वसुंधरा भोगी मानव और धर्माध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
इसके बारे में बताइए, अर्थ स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पंक्ति विद्वान लेखक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित एक निबंध ओ सदा नीरा से लिया गया है। लेखक इस पंक्ति के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि पृथ्वी पर जो सुख भोगने वाला मानव है और धर्म को अंधे की तरह अनुकरण करने वाला जो भाव रखने वाला मानव है, जिस प्रकार विशाल जंगल को काट दिया उसी प्रकार मूर्तियों को भी नष्ट कर दिया, साथ ही साथ धर्म स्थलों को तोड़ा, अर्थात मानव को जिससे सुख मिलता है वो उसी को ही नष्ट कर रहा है। अतः वसुंधरा भोगी मानव और धर्माद मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है। उन्होंने बताया है कि जिससे आदमी को सुख मिलता है, जिससे आदमी को सुख की प्राप्ति होती है, समझे, जिससे आदमी को मदद मिलता है, वो लोग उसी को पहले नष्ट कर देता है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे आइए। इसका ख नंबर क्या कहता है समझिए। कैसी है चंपारण की यह भूमि, एक प्रश्न है आपके सामने। कैसी है चंपारण की यह भूमि, मानो विस्मृति के हाथों अपनी बड़ी से बड़ी निधियों को सौंपने के लिए प्रस्तुत रहती है। क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्ति विद्वान लेखक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित निबंध ओ सदा नीरा से लिया गया है। लेखक इस पंक्ति के माध्यम से चंपारण की भूमि का गुणगान किया है। लेखक ने इस पंक्ति के माध्यम से चंपारण की भूमि का क्या किया है? गुणगान किया है। कहा गया है कि अगर किसी को आप क्या करें, बुरा हानि पहुंचाए, किसी के साथ आप छल करे, कपट करे, उसका नुकसान पहुंचाए, तो वो आपको बदले के स्वरूप में कुछ भी कर सकता है और बदला लेकर रहेगा। लेकिन ये चंपारण की भूमि जिसके साथ लोगों ने इतना अत्याचार किया, इतना अत्याचार किया, जंगलों को काट दिया, नदियों को दूषित कर दिया, सभी चीजों को हरास कर दिया, फिर भी यह चंपारण की भूमि मानव के साथ कोई गलत काम नहीं किया, मानव जाति को कोई क्षति नहीं पहुंचाया। यही यहाँ लिखना है। क्या लिखेंगे? उन्होंने कहा कि यह भूमि महान है। क्यों लेखक कहते हैं कि यह भूमि महान है? इसका गुणगान लेखक क्यों करते हैं? यहाँ अनेक बाहरी व्यक्ति आए, बहुत सारे लोग आए चंपारण में, एवं कई आक्रमणकारी भी आए। और कई आक्रमणकारी जैसे ग्यासुद्दीन तुगलक, कर्नाट वंश का राजा नान्यदेव, समझे, हरि सिंह देव, समझे, तो ये सब आए। उन्होंने यहाँ तो इस पावन भूमि को क्षति पहुंचाया, उन्होंने इस पावन भूमि को या तो क्षति पहुंचाया या आकर बस गए। क्षति पहुंचाया, बर्बाद करके चल गए, नहीं तो लोग आकर यहाँ क्या कहे, बस गए। सब लोगों ने भूमि को बर्बाद ही किया। किंतु धन्य है इस भूमि की सहनशीलता एवं उदारता, जो इतने अत्याचार होते हुए भी सबको भुला दिया और क्षमा कर दिया। सब चीज को भुला दिया और लोगों को क्या कर दिया? क्षमा कर दिया, किसी से कोई बदला नहीं। ये धन्य है भूमि, यह लेखक बताते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न आपके सामने है, देखिए क्या कहता है। लेखक ने पाठ में विभिन्न जाति के लोगों के विभिन्न स्थानों से आकर चंपारण और उसके आसपास बसने का जिक्र किया है। वे कहां-कहां से आए और किस लिए वहां आकर बसे, ये प्रश्न है। लेखक ने बताया कि विजय यात्रा पर आए नान्यदेव, चालुक्य नृपति विक्रमादित्य के सेनापति, चंपारण की भूमि पर आकर बस गए। और उन्होंने बताया कि नान्यदेव वहां कर्नाट्य वंश का क्या किया? स्थापना किया था, नींव भी डाला था। जो नान्यदेव कर्नाट्य वंश का प्रथम राजा था। लेखक ने यह भी बताया कि अंग्रेज ठेकेदार वहां क्यों आया था, समझ लेना। थोड़ा नील की खेती के बाद हुआ ही था, और उसके बाद जो पेड़ काटा गया, जो पेड़ों की क्षति हुई थी, वृक्ष काटे गए थे, उसको अब ठिकाने लगाना था, उससे पैसे कमाने थे, समझे, इसीलिए। और पश्चिमी भारत के जमींदार और पूर्वी बंगाल, दक्षिणी बिहार के विभिन्न वर्ग के लोग वहां आकर बस गए। अंग्रेजों का मकसद था कि नील की खेती से मुनाफा कमाया, और ये किसानों से खेती जबरदस्ती करवाते थे। अंग्रेजों का मकसद था कि नील की खेती को करवाकर यहाँ मुनाफा कमाया जाए, और यही कारण था कि ये किसानों से जबरदस्ती खेती करवाते थे। खेती करने के लिए धांगर और थारुओं को भी बुलाया गया था, जिसको हम भाड़े का मजदूर कहते हैं, समझे।
जिसको हम क्या कहते हैं, भाड़े का मजदूर कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर प्रश्न आपके सामने ये रहा। क्या कहा गया, पाठ में लेखक नारायण का रूपक रचता है और वह सांग रूपक है, रूपक का पूरा विवरण प्रस्तुत कीजिए। क्या लिखेंगे, भारतवर्ष के रूपकों का सर्वथा पूर्व और प्रारंभिक रूप ऋग्वेद में प्रार्थना, मंत्रों और संवादों के रूप में मिलता है। या तो निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि भारत में न्यूटन ने अपना पूर्व रूप किसी समय धारण किया, पर इसमें कोई संदेह नहीं कि उसका बीज भी वेदों में ही था। समझे, आप इतना लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। बड़े इस 17 क्वेश्चन है समझ लीजिए, और एक में 2 था, इसका मतलब 18 प्रश्न को आपको हल करने हैं। बहुत थोड़ा सा ये लंबा चौड़ा है पाठ में प्रश्न, लेकिन क्या कीजिएगा, थोड़ा सा पढ़ना है। 15 नंबर प्रश्न क्या कहते हैं, नील्हे गोरो और गांधी जी से जुड़े प्रसंगों को अपने शब्दों में लिखिए। क्या लिखेंगे हम, चंपारण में किसानों पर नील्हे गोरों का अत्याचार चरमोत्कर्ष पर था। बहुत अत्याचार करते थे नील्हे गोरे, किसानों पर बहुत अत्याचार करते थे, अपनी सीमा क्रॉस कर गए थे, इतना ही समझ लीजिए। ये नील्हे गोरे उनके साथ पशुवत व्यवहार करते थे, पशु मान लिए थे उनको, जब चाहते थे लाठी डंडा का मार मारते थे, काम करवाते थे, दिन हो रात हो भाई मेहनत करना है। पूरे चंपारण पर उन दिनों उनका वर्चस्व था, पूरे चंपारण पर उन दिनों उनका वर्चस्व था। जिस रास्ते से वे नील्हे साहब की सवारी जाती थी उस पर हिंदुस्तानी अपने जानवर नहीं ले जा सकते थे। जो रास्ता पर नील्हे साहब की क्या जाती थी सवारी, जिससे वो सवार होकर जाते थे कहीं पर उनका, तो याद रखना है कि उस रास्ते पर कहा गया है कि कोई भी हिंदुस्तानी अपने पशु को नहीं लेकर जाएगा, अपने जानवर को नहीं लेकर जाएगा उस रास्ते से। यदि किसी के यहाँ कोई उत्सव या शादी ब्याह हो तो साहब के यहाँ पहले ही नजराना भेजवाना पड़ता था। यहाँ तक कि जब साहब बीमार पड़ते थे तो इलाज के लिए भी सभी लोगों से पैसे वसूले जाते थे। अगर साहब बीमार पड़े तो इलाज के लिए सभी लोगों से पैसे वसूले जाते थे। इन सब के बीच महात्मा गांधी के कदम चंपारण की धरती पर सन 1917 ईस्वी में अप्रैल के माह में पड़ती है और गांधी जी ने लोगों को नील्हों के भय तथा अत्याचारों के चंगुल से बचाने के लिए वहां के क्षेत्रों में स्थानीय विद्यालय की स्थापना करते हैं कि यहाँ के लोग पढ़ेंगे, शिक्षित होंगे और उसके भय से आजाद होकर उसके खिलाफ आंदोलन करके, युद्ध करके उससे अपनी स्वतंत्रता को छीन लेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ रही होंगी। आइए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। प्रश्न संख्या क्या है, चौर और मन किसे कहते हैं, वे कैसे बने और इनमें क्या अंतर है। प्यारे साथियों, ये तो आपको पक्का एकदम 100% हम कह सकते हैं कि आपको याद होगा कि चौर और मन किसे कहते हैं। पाठ हमने पढ़ाया, चौर और मन आपको याद होगा, ये उम्मीद करते हैं। क्या कहता है, लिखेंगे क्या, जब चंपारण में बाढ़ आती थी तो उपजाऊ मिट्टी छोड़ जाते थे। चंपारण में जब बाढ़ आती थी तो वो बाढ़ जो मिट्टी लेकर आती थी, उपजाऊ मिट्टी छोड़ जाते थे। और क्योंकि नदी अपना पूर्व रास्ता बदल लेती थी, कभी भी नदी अपना पूर्व रास्ता बदल लेती थी। अभी मान लो कि नदी ऐसे जा रही है, यहाँ से ऐसे सीधे जा रही है, लेकिन बाद में ऐसे मुड़कर इधर चल जाएगी। कभी भी अपना पूर्व रास्ता क्या करती है, पहले के जो रास्ता थे वो नदी बदल लेती थी। और इस प्रकार की बनावट को ही हम चौर और मन कहते हैं, या मन कहा गया। चौर अब किसे कहते हैं, चौर उन्हें कहा गया है जिसमें पानी जाड़े या गर्मी में कम हो जाते हैं। चौर उसे कहा गया है जिसमें पानी तो आए लेकिन जाड़े या गर्मी समय में क्या हो जाए, पानी उतर जाए, पानी कम हो जाए, पानी खत्म हो जाए, जिससे उस पर खेती किया जाए। जिस पे खेती किया जाए, बाढ़ आए, बाढ़ में पानी भी रहे लेकिन बाढ़ के बाद पानी उतर जाए, जाड़े या गर्मी के मौसम में उसमें खेती किया जाए। ठीक है, तो उससे हम कहते हैं कि यह चौर है। चौर उन्हें कहा गया है जिसमें पानी जाड़े या गर्मी में कम हो जाए, कम हो जाते हैं, उसे हम चौर कहते हैं। और उनमें खेती आसानी से हो सकती है, चौर में खेती आसानी से हो सकती है। आपसे पूछा जाएगा चौर और मन में किसमें खेती आसानी से हो सकती है, चौर में।
मन में गहरा ताल है, इसमें पानी 12 मास रहता है, हमेशा पानी भरा रहेगा, तो इसमें खेती कहाँ से होगा, इसमें खेती करना आसान नहीं है। मन गहरे और विशाल ताल होता है, मन गहरे और विशाल ताल होता है, जिसमें आसानी से खेती नहीं किया जा सकता, जिसमें आसानी से खेती नहीं किया जा सकता, उसे हम क्या कहते हैं, मन कहते हैं। उम्मीद है साथियों ये आपको बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है आपका, थोड़ा देखिए। कपिल वस्तु से मगध के जंगलों तक की जो यात्रा है बुद्ध ने किस मार्ग से की थी। एक लाइन का आंसर है कि कपिल वस्तु से मगध तक की यात्रा बुद्ध ने गंडक नदी के किनारे से की थी। गंडक नदी के किनारे 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 तट से कपिल वस्तु से मगध तक की यात्रा बुद्ध ने की थी। उम्मीद करते हैं साथियों ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 भी समाप्त हुए और इस तरह से ये पार्ट जो 7 है ओ सदा निरा, इसके क्या, इसके सब्जेक्टिव प्रश्न जितने भी थे वो सारे बना दिए गए हैं सभी। आपके बुक में एक भी ऐसा नहीं है जो नहीं मिलेगा, ठीक है, सभी प्रश्नों का आंसर दिया गया है। उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मैं बार बार कहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए कि बच्चे आप आपस में इसे पढ़ सके, जुड़ सके हमारे साथ और अच्छा एजुकेशन प्राप्त कर सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।